इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं। गांधी दर्शन के क्रम में अब तक हम 66 बार मिल चुके हैं। हमारे सामने है गांधी जी की आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा की प्रस्तावना के संबंध में हमारी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। हमारा निष्कर्ष यह है गांधी जी की प्रस्तावना के संदर्भ में कि गांधी जी ये चाहते थे कि सत्य के साथ मैं जो प्रयोग कर रहा हूं उन प्रयोगों को दुनिया जाने, दुनिया समझे, और यदि दुनिया वैसे प्रयोग करती है तो गांधी जी यह मानते थे कि मेरा आत्मकथा लिखना सार्थक है। उन्होंने अपनी जीवन की कहानी लिखने के लिए आत्मकथा नहीं लिखी। उनकी आत्मकथा मैं आपको पूरी तो पढ़कर नहीं सुना सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा कि यह बात मुझे अपने मित्रों के साथ साझा करनी चाहिए, वहां वहां मैं आपको लेकर जाऊंगा। जो पहला पाठ है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का, वह पहला पाठ उनके जन्म का है। वे कहते हैं कि जो वे कहना चाहते हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। जहां जरूरी होगा वहां मैं उनका लिखा हुआ उसी तरह से पढ़ूंगा जिस तरह से लिखा हुआ है। मूल रूप से गुजराती में लिखी हुई उनकी आत्मकथा और उसका हिंदी अनुवाद मेरे सामने है। वे कहते हैं कि मेरा जो कुटुंब है वह पंसारी का धंधा करने वाला था कभी, लेकिन मेरे दादा से लेकर और पिछली 3 पीढ़ियों से मेरा कुटुंब दीवानगिरी करता आ रहा है। अपने दादा उत्तम चंद गांधी, जिन्हें वे ओता गांधी भी कहते हैं, के बारे में वे कहते हैं कि उन्हें राजनीतिक खटपट के कारण पोरबंदर छोड़ना पड़ा। बात यह महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को रियासतें छोड़नी पड़ती थी, लेकिन बात आगे की है। और उस बात से यह लगता है कि गांधी जी के स्वभाव में जो निष्ठा थी देश के प्रति, वह निष्ठा उन्हें उनके पूर्वजों से मिली थी। उनके दादा उत्तमचंद गांधी या ओता गांधी जब पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ राज्य में गए तो वहां उन्होंने वहां के नवाब को, जैसा कि गांधी जी लिखते हैं कि बाएं हाथ से सलाम किया। तो किसी ने पूछा कि यह आपने अभिनय क्यों किया, बाएं हाथ से सलाम क्यों किया नवाब को? तो वे कहते हैं कि दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। जिस भूमि की वे सेवा करके आए थे उस भूमि को वे अपना दाहिना हाथ समर्पित कर चुके थे, इसलिए अब वह हाथ नई रियासत को देना नहीं चाहते थे। उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें वे कबा गांधी भी कहते हैं,
उन्होंने भी पोरबंदर में दीवानगिरी की और दीवानगिरी छोड़ने के बाद में उन्होंने वकालत की। फिर वे राजकोट के दीवान रहे। फिर कुछ समय के लिए वांकानेर में दीवान रहे और अपनी मृत्यु के समय राजकोट दरबार के वे पेंशनर थे। अपने पिता के लिए वे कुछ बातें लिखते हैं। वे लिखते हैं कि मेरे पिता कुटुंब प्रेमी थे, सत्यप्रिय थे, शूर थे, उदार थे, किंतु क्रोधी थे। वे लिखते हैं कि थोड़े विषयासक्त भी रहे होंगे। गांधी जी की यह जो साफ गोई है, यह जो स्पष्टता है, यह पहले पन्ने से ही प्रारंभ हो जाती है। यह ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा कि उनका जो अंतिम विवाह है वह 40वें साल के बाद हुआ। वे कहते हैं कि हमारे परिवार में और परिवार के बाहर भी यह धारणा रही है कि करमचंद गांधी रिश्वतखोरी से दूर रहते थे और राज्य के प्रति वफादार थे। एक बार वे कहते हैं कि किन्हीं साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया, तो गांधी जी कहते हैं कि पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए, कबा गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। तो ये जो एक सत्य के लिए अड़ जाने की प्रवृत्ति है, वह गांधी जी ने अपने पिता से, अपने दादा से सीखी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कभी धन बटोरने का लोभ नहीं किया। जो गांधी जी आगे चलकर अपरिग्रह की बात करते हैं, वे गांधी जी यही बन गए थे, यही तैयार हो गए थे अपने पिता के समय ही, कि उनके पिता ने कभी धन नहीं बटोरा। वे लिखते हैं गांधी जी कि इस कारण हम भाइयों के लिए वे बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़कर गए। दूसरी बात अनुभव की है। गांधी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी की शिक्षा अनुभव की शिक्षा ही थी। उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत अच्छा था। धार्मिक शिक्षा उनकी नहीं के बराबर थी, लेकिन उन्होंने बहुत बाद में गीता का पाठ शुरू किया और गांधी जी का उस पर असर भी हुआ। लेकिन गांधी जी अपनी मां के लिए कहते हैं कि मेरी मां तो साध्वी थी, वे बहुत श्रद्धालु थी, बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करती, हमेशा वैष्णव मंदिर जाती। और वे कहते हैं गांधी जी कि जब से मैंने होश संभाला है, मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत न किया हो। चातुर्मास में एक बार वे कहते हैं गांधी जी कि उन्होंने व्रत लिया कि मैं सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करूंगी। तो गांधी जी ये कहते हैं कि भाई चौमासे में सूर्य नारायण के दर्शन थोड़े मुश्किल होते थे, तो हम बच्चे देखने लग जाते थे बादलों की ओट से सूरज दिखे, और जब सूरज दिखता था तो उनकी माँ पुतली बाई भाग भाग कर आती, दौड़ कर आती थी, लेकिन जब तक वे आती तब तक सूरज वापस बादलों की ओट में छिप जाता। तो गांधी जी लिखते हैं कि मेरी माँ तब यह कहती थी कि कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन लिखा हुआ नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। तो ऐसी माता की संतान थे गांधी जी। वे कहते हैं कि मेरी माता व्यवहार कुशल थी, वे राज दरबार में भी जाती थी और कई बार मुझे भी अपने साथ
लेकर जाती थी। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसे माता पिता के घर में संवत 1925 की भादों बदी बारस के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। वे लिखते हैं कि बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। वे लिखते हैं कि याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े से पहाड़े में सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षकों को गाली देता था। मैंने गाली देना सीखा था और कुछ याद नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि मैं अंदाज लगाता हूं कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। वे पंक्तियां मुझे यहाँ देनी चाहिए। गांधी जी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं और उनमें जगह खाली छोड़ दी है। जहां जगह गाली खाली छोड़ी है वहां एक जगह पर अध्यापक का नाम है और एक जगह पर गाली है। लेकिन गांधी जी ने कहा है कि मैंने नाम लिखकर उस अध्यापक को अमर करना उचित नहीं समझा। मैं उसे अमर करना नहीं चाहता और दूसरी खाली जगह जो मैंने छोड़ी है उसे भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। वे लिखते हैं 1 डे 1 पापड़ शेक, 1 डे 1 पापड़ शेक, पापड़ कच्चो, फिर खाली जगह, फिर मारो, फिर खाली जगह। तो अध्यापक का नाम आ गया, फिर मारो आ गया और फिर गाली आ गई। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि मैं न तो उस अध्यापक का नाम देना चाहता हूं और नहीं मैं वह गाली लिखना चाहता हूं। तो ये जो पहला पाठ है गांधी जी के जन्म का, इस पाठ से हम 2 बातें सीखते हैं। एक तो यह कि अपने पूर्वजों की झूठी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप में इस तरह का कोई दम्भ नहीं होना चाहिए कि मैं इस खानदान से जुड़ा हूं। इस अध्याय में गांधी जी ने कहीं अपने खानदान को बहुत बड़ा नहीं बताया, सीधी सरल बातें लिखी। अपने पिता के लिए उन्होंने जो अच्छा था वह लिखा और उन्होंने अपने पिता के लिए यह भी लिखा कि वे थोड़े विषयासक्त भी रहे होंगे। ऐसा लिखना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन गांधी जी ने लिखा है। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा है कि उनके पिता सत्य के साथ खड़े हो जाते थे और फिर किसी दबाव में क्षमा प्रार्थना भी नहीं करते थे और इसके लिए उन्होंने कुछ घंटों की जेल भी भुगती। ये बात गांधी जी लिखते हैं। और फिर यह भी लिखते हैं कि मैं अपने विद्यार्थी छोटा था, बहुत छोटा था, तब मेरी बुद्धि मंद रही होगी। और वे यह भी लिखते हैं कि मेरे जो साथी हैं बच्चे, उनका अध्यापकों के लिए संबोधन उनके पीछे से अच्छा नहीं था। वे लिखते हैं ना 1 डे 1 पापड़ शेक, पापड़ कच्चो, फिर अध्यापक का नाम, फिर मारो, फिर खाली जगह। ये लिखे बिना भी तो काम चल सकता था। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ अपने प्रयोग लिखने के लिए आत्मकथा रच रहा है, वह व्यक्ति अपनी आत्मकथा की शुरुआत इस रूप में करना चाहता था कि कुछ छिपा न रह जाए, सब सामने आ जाए। वे ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वे अपने गुरु का, अपने अध्यापक का सम्मान करें। वे कहना चाहते हैं कि लोगों को अपने
बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे उस तरह से न करें जिस तरह से मोहनदास गांधी ने किया था। और यह कोई छोटी बात नहीं है। तो ये गांधी जी की आत्मकथा के पहले अध्याय की बात थी, जिसका संबंध उनके जन्म से है। इसके आगे मैं इस आत्मकथा को पढ़ रहा हूं, कई बार पढ़ चुका हूं पहले भी, और जहां मुझे लगेगा बहुत जरूरी लगेगा उस अंश को मैं रेखांकित करूंगा और उस पर आपसे बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जब तक हम दोबारा न मिले तब तक आप अपने इस साथी को अनुमति दीजिए। आप मानकर चलिए कि गांधी जी की आत्मकथा से निश्चित रूप से हम बहुत ज्यादा सीखेंगे। नमस्कार।